Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ घटना चक्र की एक सीरीज़ लाए थे और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को कवर करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पॉलिटी को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब तक हम रेगुलर स्टडी करते रहते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को चेक नहीं करते कि हम अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो उस प्रिपरेशन का कोई इतना फ़ायदा हमें नहीं मिलता है इन दी एंड में। इसलिए एक बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप सबको पता चल सके कि आप अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इससे आपको एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो चलिए आज की हमारी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वह सैक्रोसेंट है या उन्हें किसी स्पेशल कंडीशन में निलंबित या थोड़ी देर के लिए हटाया भी जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सब ने इमरजेंसी का नाम तो सुना ही होगा। तो इमरजेंसी में राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसके द्वारा वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए निलंबित भी कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं और किन किन कंडीशन में उन्हें निलंबित किया जा सकता है, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जिन्हें हम और कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट्स में हमने कितने अब तक संशोधन वगैरह किए हैं, ये सब हम आज के अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज के हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर हमें कुछ 2-3 स्टेटमेंट दी गई हैं ABCD जो ऑप्शंस में है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ए, भारतीय संविधान में यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, हमें सही के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, तो 1928 में नेहरू जी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। सी भी गलत है। और डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था। ये बी, सी और डी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारी स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं स्टार्टिंग में देना भूल गई थी, तो वो अभी आपको मैं बता देती हूँ। संविधान के भाग 3 में, संविधान का जो पार्ट 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक में हमारे मूल अधिकारों के बारे में यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की बात की गई है वह 6 प्रकार के अधिकार हैं, जिसमें ए, फर्स्ट समानता का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट सेकंड यानी कि 6th अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स में 6 प्रकार के संविधानों के बारे में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकार क्या है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वह क्या है। ए, वाद योग्य, बी, अवाद योग्य, सी, लचीले, डी, कठोर।
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य हैं, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्य या सरकार अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का सपोर्टर बताया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जो आपके फंडामेंटल राइट्स की जो रक्षा करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए आप अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए इन्हें वाद योग्य बोला गया है। और यहाँ चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित, यानी कि जो हमारा सामाजिक आर्थिक एजेंडा है उसे साकारित यानी कि रियल रूप देने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को वाद योग्य और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें अवाद योग्य बनाया गया है। नीति निर्देशक तत्व वह तत्व हैं जिन्हें किसी भी राज्य को अपने पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें वाद योग्य इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इनको वाद योग्य बनाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस की ज़रूरत थी। और जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय उसके पास इतने सोर्सेस या फाइनेंशियल उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य बना सके। इसलिए हमारे संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वह वाद योग्य नहीं है। आप उनके उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वह वाद योग्य हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं मूल अधिकार, इन्हें मूल अधिकार ही क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें से हमें बताना है कि मूल अधिकार क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट हैं, उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट, यह संविधान में उल्लिखित होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों के बारे में संविधान में दिया गया है, जो कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में बताया गया है। यह प्रजातांत्रिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यह लोक कल्याणकारी होता है। नहीं, हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसलिए इनका उल्लंघन या इनको कम नहीं करा जा सकता। इन्हें अगर कम करते हैं या निलंबित करते हैं तो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में, वैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स बने रहते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है वह फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में कानून नहीं बना सकती। तो ये बात बिल्कुल सही है। संसद को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वह फंडामेंटल के अगेंस्ट में कानून बनाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट सही है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, यानी कि जब हमारे स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस टाइम में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा और स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया। यानी कि जब हमारा देश गुलाम था और संघर्ष कर रहा था तो उस समय जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उन्होंने अधिकारों के महत्व को समझा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इसलिए उन्होंने जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो उस संविधान में उन्होंने उन मूल अधिकारों को मेंशन कर दिया था, सूचीबद्ध किया, जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं
कि संविधान में इस बात को मेंशन किया गया है कि जो सरकार होती है किसी भी देश को चलाने की, वह भी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है वही उसका इम्पोर्टेंस को बता देता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि हमारे आर्टिकल 13 में दिया गया है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को क्षीण या समाप्त यानी कि उन्हें कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात अनुच्छेद 13 में बोली गई है। प्रजातांत्रिक और कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है न कि अधिकार से। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड दी गई थी उसमें प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया था, जो कि शासन प्रक्रिया से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन के बारे में कुछ पूछा गया है, जो कि ऑप्शन A, B और C, D में दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है ये गलत है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में इन्हें निलंबित किया जा सकता है। B, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। C स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन D जो दिया गया है वह बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन D करेक्ट है। लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दिया गया है वो गलत है। ना तो इन्हें कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, और ना तो प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित किया जा सकता है, और ना ही राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसेंट बोला गया है। इन्हें सिर्फ आपातकालीन की स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन D इज़ करेक्ट। इसके स्टेटमेंट देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मौलिक अधिकार नैसर्गिक या अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें राज्य के विरुद्ध में दिए जाते हैं ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 से 359 में आपात यानी कि आर्टिकल 358 और 359 में आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसमें बोला गया है कि जब हम इमरजेंसी लगाते हैं तो कौन कौन से अधिकार निलंबित होंगे और कौन से बने रहेंगे, ये सब बातें आर्टिकल 358 से 359 में बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, जिसमें से हमें बताना है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सी इनमें से सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि हाँ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें राज्य के अगेंस्ट में दिया गया है इंडिविजुअल्स को। सेकंड, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अमेरिका के जो बिल हैं फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं की तरह नहीं है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों का बिल है, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी उन्हीं अधिकारों के बिल के बराबर हैं, यानी कि उन्हीं के जैसे हैं। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है।
तो चलिए यहाँ पर हमारा आंसर देखते हैं। हमारा आंसर में ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृतय के विरुद्ध एक गारंटी है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें स्टेट के अगेंस्ट में दिया गया है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है, यानी कि जो हमें फोर्थ स्टेटमेंट में नहीं बताया गया था कि अधिकार बिल की भांति नहीं है, वो गलत है। फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं। जो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में दिया गया है तो यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों और भाग 4 के जो राज्य की नीति निर्देशक के तत्व हैं एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं, यानी कि जो हमारी प्रियम्बल में बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, उन्हें मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलकर सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर हमारे जो आर्टिकल्स हैं हमें उनके नंबर्स के बारे में बताना है कि मौलिक अधिकारों को कौन से अनुच्छेदों में रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले यह हमारे मौलिक अधिकार टोटल 7 हुआ करते थे, लेकिन एक संशोधन के द्वारा जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया है और अब वह एक लीगल राइट है, यानी कि विधिक अधिकार है। वह अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। तो पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो संवैधानिक प्रावधानों को, जो हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उन्हें संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के ऊपर ज़्यादा प्राथमिकता देता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 13, यहाँ पर जो बात की गई है वह आर्टिकल 13 के बारे में की गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वह संविधान के प्रावधानों को संघीय संसद और राज्य विधानपालिका, जो हमारी पार्लियामेंट है, और जो राज्यों की विधानपालिकाएं हैं, जो वे कानून और नियम बनाते हैं, उनके ऊपर संविधान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है ना कि आर्टिकल 13 किस बारे में बताता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी ये जो संसद है और जो हमारे राज्य की सरकारें हैं, यह कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगी जो भारत के संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें या तो कम करता हो या उन्हें छीनता हो। यह अधिकार नहीं है राज्य और संघ को ऐसे कानून बनाने का। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा, यानी कि उस कानून की कोई वैल्यू नहीं होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इन्हें लीगैलिटी देने के लिए, यानी कि इन्हें असली मतलब अस्तित्व देने का जो एक अधिकार है, जो एक आर्टिकल है, वह आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। जो आर्टिकल 45 है उसमें केंद्र और राज्यों की विधियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। जो हमारा आर्टिकल 326 है उसमें बताया गया है कि जो लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन है वह एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो आर्टिकल 13 है वह संविधान में किसकी सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। तो जैसा कि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था, जो हमारा आर्टिकल 13 है वह मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में जो 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है, जिसमें हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, उन्हें 5 आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम अभी एक्सप्लेनेशन में ठीक से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदान किए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 14 में बोला गया है कि विधि के समक्ष समानता। इसमें बोला गया है कि जो हमारे कानून है उसके समक्ष उसके समान सभी लोग एक समान होंगे, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, बड़ा छोटा, स्त्री हो पुरुष, या किसी भी टाइप का कोई भी हो। भारत पर रहने वाले जो नागरिक है कानून के सामने वह सभी एक समान होंगे। आर्टिकल 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी राज्य या कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति, सरकार किसी भी इंसान के साथ उसके धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। यानी कि यहाँ पर हमें अवसर की समानता के बारे में बताया गया है कि सभी को एक समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पर छुआछूत के बारे में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। जैसे पहले ब्रिटिश भारत में जो लोगों को ब्रिटिश भारत में या जो हमारे पुराना मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे जैसे लोगों को कुछ कुछ उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे महाराजा, महाराजाधिराजा, ऐसी उपाधियों का अंत किया गया था। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भारत में उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी या उन्हें किसी और देश से भी उपाधियाँ लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ हमारे पुरस्कारों के बारे में भारत में बताया जाता है और वह पुरस्कार उनके कार्यों के लिए उन्हें दिए जाते हैं। इसलिए आपको पुरस्कारों और उपाधियों के बीच में जो डिफरेंस है उसे अच्छे से जानना होगा। पुरस्कार अलग चीज़ होती हैं और उपाधियाँ अलग चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट में देखा। यहाँ पर हमें आर्टिकल्स के बारे में ही पूछा गया है कि किन आर्टिकल्स में समानता के अधिकार को बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, जो हमारा आर्टिकल 14, 15 और 16 आर्टिकल है, 14, 15 और 16 आर्टिकल है, वह मतलब आर्टिकल 14 से 18 तक में समानता के अधिकार को बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 में 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। यानी कि आप कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जो मूल अधिकारों को शून्य करता है तो वह कानून ही शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है वह विधि के समक्ष समानता से रिलेटेड है। इसमें कानून के समक्ष जो भी व्यक्ति हैं उन्हें समान अधिकार दिए जाते हैं। जो हमारा कानून या सरकार है वह किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कानून के सामने सभी लोग एक समान होंगे। और जो आर्टिकल 14 है वही विधि सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि कानून के सामने सभी समान होंगे और सभी को कानून का एक समान प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी यह अधिकार सब पर लागू होता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिक को दिए जाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 14 है वह विदेशियों के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने अभी देखा था कि कानून के समक्ष समानता से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 14 करेक्ट है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वह विधि के समक्ष समानता की बात करता है, कानून के सामने समानता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 14 करेक्ट है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, इन दोनों की बातें आर्टिकल 14 में बोली गई हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। यानी कि भारतीय संविधान में जो विधि का नियम वर्ड यूज़ किया गया है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, तो इन शब्दों का मतलब क्या है। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इनमें से हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए, सभी के लिए एक समान और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सी, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। डी, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। और ई में दिया गया है कि ऊपर जो दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं, या जो ऊपर दिए गए हैं इनसे एक से अधिक। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वह करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। जो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य जो शब्द हैं, इनका मतलब है कि जो हमारा कानून होगा, जो विधि बनाई जाएंगी वह सभी के लिए एक समान होंगी, जो कानून होगा वह सभी के लिए समान होगा और जो न्याय तंत्र है वह भी सभी के लिए समान होगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने एक अपराध किया है और दूसरे व्यक्ति ने भी सेम अपराध किया है, तो दोनों को एक समान दंड दिया जाएगा। सभी के लिए जो न्याय तंत्र है वह एक समान होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्याय, एक न्याय तंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, और साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अनुच्छेद 15 के बारे में है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म को लेकर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यह बात आर्टिकल 15 में बोली गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि इनमें से कौन से ऐसी बात है जो आर्टिकल 15 में बोली गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 से 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है, तो आर्टिकल 15 को समानता के अधिकार में रखा गया है, यानी कि उसी के अधीन उसे वर्गीकृत किया गया है। आर्टिकल 15 समानता का अधिकार है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में अधिकार समानता के अधिकार शामिल हैं। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, मद्रास राज्य वर्सेस दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जो कि मद्रास राज्य के अगेंस्ट में था, दोराई राजन का केस 1951 में। तो उस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन किया था। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि वह संशोधन किस मौलिक अधिकार में हुआ था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 15, उसमें संशोधन किया गया था मद्रास वर्सेस दोराई केस में 1951 में। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15 क्लोज 4 जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। यानी कि 1951 में जो मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस था, उसमें आर्टिकल 15 में एक संशोधन किया गया था और इस संशोधन के द्वारा इसमें एक भाग जोड़ा गया जो कि आर्टिकल 15 में पार्ट 4 था। आर्टिकल 15 क्लोज 4 जोड़ा गया, जिसमें ये बोला गया कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस इस आर्टिकल में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो नॉन गवर्नमेंट और जो गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, जिसमें जो हमारे पिछड़े लोग हैं जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति को इनको आरक्षण की बात कही गई थी, इनके लिए आरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें आर्टिकल 15 क्लोज 5 दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 15 पार्ट 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी। यानी कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो या तो गवर्नमेंट से किसी प्रकार से सहायता प्राप्त करते हैं या जो नॉन गवर्नमेंट है यानी कि NGOs हैं, उनमें जो पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको कुछ आरक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन 18, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें OBC के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, आर्टिकल 15 क्लोज 4 और आर्टिकल 16 क्लोज 4। आर्टिकल 15 और 16 दोनों के क्लोज 4 में OBC के लिए आरक्षण की बात कही गई है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 क्लोज 4 और आर्टिकल 16 क्लोज 4 के प्रावधानों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन यानी कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेदों खंडों 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 2019 में किया गया है, इसमें आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में पार्ट 6 भी जोड़ा गया है, जिसमें ये बोला गया है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। यहाँ पर हमें समानता का जो एक अधिकार है, अवसर की समानता के बारे में जिसमें पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि वह कौन सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आर्टिकल 16 क्लोज 1 और आर्टिकल 16 क्लोज 2 में एक लोक नियोजन के विषय के बारे में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी गई है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्लोज 1 और आर्टिकल 16 क्लोज 2 के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई है। यानी कि भारत में कोई भी ऐसा पद नहीं होगा जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाए। सभी को अवसर की समानता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर हमें समानता के अधिकारों के बारे में पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन फॉर A, B और C दिए गए हैं, इनमें से कौन समानता के मौलिक अधिकारों में नहीं आता है।
तो यहाँ पर हम अभी एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी अवसर की समानता और ऑप्शन डी आर्थिक समानता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं के बारे में पूछा गया है कि समानता के मौलिक अधिकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आर्थिक समानता को समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, बी सामाजिक समानता और अवसर की समानता, इन सभी को कानून के समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता और अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। यानी कि जो हमारे आर्टिकल 14 से 18 है, इसमें कहीं भी आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन नंबर 21, एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन। एजर्शन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। यहाँ पर हमें एजर्शन में ये बात भी बोली गई है कि जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक क्षेत्र हैं, इनमें समानता लाने के लिए, यानी कि समानता का आधार निर्मित करने के उद्देश्य से जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वह असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार यानी कि अलग अलग व्यवहार कर सकता है। जैसे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें आरक्षण देकर राज्य एक समान उन्हें समान आधार निर्मित कर सकता है, ताकि सभी लोग एक समान हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य की सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ लोग इतने पिछड़े हुए होते हैं कि वह कभी भी उभर नहीं पाते, इसलिए राज्य को उन्हें अपना सपोर्ट देना पड़ता है। रीज़न समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई है। जो एक समान लोग होते हैं उनके लिए विधि एक समान होगी और समान रूप से ही प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एजर्शन और रीजन में से कौन सा सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो एजर्शन और रीजन दिया गया है वह दोनों ही सही है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं और एजर्शन यानी कि ए का सही स्पष्टीकरण रीजन आर है, जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण करता है। जो एक समान लोग हैं उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, उनके लिए प्रशासन वो एक समान ही प्रशासित होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों के साथ अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद आर्टिकल 16 क्लोज 4 और आर्टिकल 15 क्लोज 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। इस प्रकार हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि किसने भारत के न्यायालय को एक समान कार्य करने के लिए जो एक समान वेतन का मौलिक अधिकार है, किसने सक्षम किया है वह लेने में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्योंकि इसमें तीनों जो ऊपर तीनों बातें दी गई हैं वो सही हैं, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और ऑप्शन बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, यानी कि जो समाजवादी शब्द है यानी कि समाजवादी को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के साथ अगर हम मिलकर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारतीय न्यायालय को एक समान कार्य करने के लिए एक समान वेतन का मौलिक अधिकार दिया गया है।
ओके, यहाँ पर समाजवादी के साथ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को इक्वल पढ़ना होगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघवाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वयित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण और असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आर्टिकल 14 और 16 में जो बातें बोली गई हैं उन्हीं से समान कार्य के लिए समान वेतन के बात को निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें आ रहा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रस्तावना के साथ अगर आप आर्टिकल 14 और 16 पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यहाँ पर हमें अस्पृश्यता के बारे में पूछा गया है जो कि समानता के अधिकार के एक भाग में आता है। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, इसमें आर्टिकल 17 यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यहाँ पर आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की सभी फंडामेंटल राइट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, लेकिन आर्टिकल 17 एक ऐसा अधिकार है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आप किसी भी बेस में किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते। तो जो ये हमारा आर्टिकल 17 है यह बिल्कुल सैक्रोसेंट है। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल सैक्रोसेंट है तो आपको आर्टिकल 17 करें। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का अंत करता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आर्टिकल 17 ऐसा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का अंत करता है और समानता के अधिकार में आता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन भी आर्टिकल 17 के बारे में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिकल 17 जो है उसका संबंध इनमें से किससे है? शिक्षा से है या स्वास्थ्य से या अस्पृश्यता के उन्मूलन से या खाद्य सुरक्षा से? तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि आर्टिकल 17 का संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो छुआछूत की जाती थी
उसके उन्मूलन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी कि छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं को इनमें से किस आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 17 करेक्ट है। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे हैं जिनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, लेकिन एक अकेला 17 आर्टिकल ही ऐसा है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना तो नहीं करना, किसी भी आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंड अवश्य मिलेगा। आगे पढ़ेंगे। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। यानी कि आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप इस चीज़ के लिए योग्य नहीं हैं। ऐसा करना विधि के अनुसार दंडनीय है। अनुच्छेद 17 समानता के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 17 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता से रिलेटेड, उसे किस आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, समानता का अधिकार। संविधान के भाग 3 में जो समानता के अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 14 से 18 में, इसमें आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत के रूप में दिया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो चलिए आज का हमारा वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 30 तक ही करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है यह बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर में हम आगे के फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।